Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. हमने आगे जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमने काउंटिंग सॉर्ट डिस्कस किया था इन आवर सेकेंड चैप्टर, सेकेंड यूनिट। उसके अंदर एक टॉपिक हमारा जो बाकी था दैट इज अमोर्टाइज्ड एनालिसिस। अमोर्टाइज्ड एनालिसिस क्या है वो मैं आज के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अमोर्टाइज्ड एनालिसिस में क्या होता है बेसिकली, तो आप कोई भी ऑपरेशन ले लो, कोई भी एल्गोरिदम ले लो, कोई पर्टिकुलर एल्गोरिदम के ऊपर आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हो। तो अमोर्टाइज्ड एनालिसिस जो है वो क्या करेगा, पर्टिकुलर एल्गोरिदम के ऊपर हमने कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करवाए हैं उसका एक एवरेज निकाल के हमें देगा। अमोर्टाइज्ड एनालिसिस बेसिकली द प्रॉब्लम डोमेन्स वेरी वाइडली, so this approach is not tied to any single data structure. अमोर्टाइज्ड एनालिसिस का गोल है कि it guarantees the average performance of each operation in the worst case. अमोर्टाइज्ड एनालिसिस जो है वो बेसिकली 3 मेथड में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एग्रीगेट मेथड, सेकंड इज काउंटिंग मेथड एंड थर्ड इज पोटेंशियल मेथड. Amortized analysis is not just consider one operation but a sequence of operations on a given data structure it consider and it gives the average cost over a sequence of operations. अगर आप probabilistic analysis करते हो इसके ऊपर तो वो एवरेज केस रनिंग टाइम हमें देता है, मतलब ऑल पॉसिबल इनपुट्स के ऊपर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन, कोई पर्टिकुलर एल्गोरिदम कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है उसकी एवरेज केस रनिंग टाइम अगर हमें चाहिए तो वो विद द यूज ऑफ अमोर्टाइज्ड एनालिसिस हम गेन कर सकते हैं। अमोर्टाइज्ड एनालिसिस जो है वो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर। उसके अलावा एवरेज परफॉर्मेंस ऑन अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, इवन सम ऑपरेशन इज एक्सपेंसिव ऑल्सो इन दिस एनालिसिस. It guarantees the average performance of each operation among the sequence of worst case. Amortized analysis basically consider not just a one operation but a sequence of operations on a given data structure. Amortized analysis जो है उसके दो प्रॉब्लम है कि वो स्टैक ऑपरेशन के ऊपर जो मल्टीपॉप होता है उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाता है, और अगर हम बाइनरी काउंटर यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं वो अमोर्टाइज्ड एनालिसिस सॉल्व नहीं कर पाता है। तो ये दो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं अमोर्टाइज्ड एनालिसिस के जो अमोर्टाइज्ड एनालिसिस सॉल्व नहीं कर पाता है। उसके अलावा अमोर्टाइज्ड एनालिसिस जो है वो एवरेज केस परफॉर्मेंस की गारंटी देता है। अमोर्टाइज्ड एनालिसिस गिव्स द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस इन एवरेज और ओवरऑल द ऑपरेशन परफॉर्म। जितने भी ऑपरेशन आपने पर्टिकुलर एल्गोरिदम के अंदर परफॉर्म किए हैं उसमें ओवरऑल एवरेज ऑपरेशंस आपने कितने परफॉर्म किए उसकी अगर कॉस्ट आपको चाहिए तो विद द यूज ऑफ अमोर्टाइज्ड एनालिसिस आप वो कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अमोर्टाइज्ड एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू शो द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज स्मॉल इवन दो अ सिंगल ऑपरेशन माइट बी एक्सपेंसिव। जैसे मैंने आपको बोला कि अमोर्टाइज्ड एनालिसिस जो है वो 3 मेथड में डिवाइडेड है। उसकी फर्स्ट मेथड है एग्रीगेट मेथड, और एग्रीगेट एनालिसिस भी आप उसे बोल सकते हो। एग्रीगेट एनालिसिस गिव्स द टोटल कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशन। जितने भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए हैं उसकी टोटल कॉस्ट एग्रीगेट मेथड हमें देती है। अकाउंटिंग मेथड असाइंस ईच टाइप ऑफ ऑपरेशन एंड डिफरेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. It overchanges some operations, it stores the overchange as credit on specific object and then uses the credit for compensation for the some operation later. Accounting method क्या करेगी, कुछ क्रेडिट और डेबिट कॉस्ट आपको देगी। जितनी कॉस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिटेड है वो कॉस्ट अगर आपको बाद में चाहिए तो उसका यूज हम बाद में कर सके वो मेक श्योर करती है अकाउंटिंग मेथड। Third method is potential method. Potential method is nothing but the same as accounting method, but it stores the credit as a potential energy as a whole. जहाँ पे हम ये accounting method में ये क्रेडिट चीज करवा रहे हैं वो चीज potential method में potential energy के तौर पे स्टोर होती है। इसके अलावा अमोर्टाइज्ड एनालिसिस जो है वो क्या करता है, तो हम वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस एनालिसिस परफॉर्मेंस अगर एग्जामिन करना चाहे तो विद द यूज ऑफ अमोर्टाइज्ड एनालिसिस हम वो चीज कर सकते हैं। इन अमोर्टाइज्ड एनालिसिस वी केयर फॉर द कॉस्ट ऑफ वन ऑपरेशन इज कंसीडर्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ एन ऑपरेशन। आपके पास सीक्वेंस ऑफ एन ऑपरेशन है और हम पर्टिकुलर
सिंगल ऑपरेशन की कॉस्ट के लिए अगर केयर करें तो हम अमोर्टाइज एनालिसिस का यूज करके कर सकते हैं। अमोर्टाइज एनालिसिस जो है वो सम ऑपरेशन, इसके अंदर सम ऑपरेशन में बी चीप, सम में बी एक्सपेंसिव, मतलब सम जो है वो एक्चुअल कॉस्ट से कम कॉस्ट में हमें पड़ते हैं और कुछ ऑपरेशन जो है वो हमें एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा पड़ते हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशन इक्वल्स टू द टोटल कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशन। अमोर्टाइज एनालिसिस में क्या होगा कि हम एवरेज ढूंढ सकते हैं इसमें, पर अब ये तीन मेथड अगर हम देखें, ये अमोर्टाइज एनालिसिस का एक एग्जांपल है इंक्रीमेंटिंग द बाइनरी काउंटर। तो दो पार्ट में हम बाइनरी काउंटर का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, k बिट बाइनरी काउंटर इंप्लीमेंट करवाएंगे दैट काउंट्स अपवर्ड फ्रॉम 0 to n, जिसकी रेंज हम लेंगे 0 से लेकर n तक की। यूज एरे a of 0 to k-1 of beats as per counter where length of a is equal to k. A of 0 is the least significant bit and A of k-1 is the most significant bit in the binary counter of amortized analysis. आगे amortized analysis जो है इसका, ये मैंने बाइनरी काउंटर का एग्जांपल लिया। देखो यहाँ पे 0 से लेके 7 तक की काउंटर वैल्यूज हमारे पास है। 0 इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, 7 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। 7 इज नथिंग बट n-1, मतलब यहाँ पे आपकी n की वैल्यू हो गई है 8 और 0 से लेके 8 तक हम हमारा जो काउंटर है वो बाइनरी काउंटर जो है वो घुमाएंगे। देखो अब वो कैसे रहा है, ये काउंटर की वैल्यू है, ये काउंटर है जिसकी इंक्रीमेंट कॉस्ट कितनी है और टोटल कॉस्ट कितनी है वो हम विद द यूज ऑफ अमोर्टाइज एनालिसिस देखेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में इंक्रीमेंट कॉस्ट कुछ नहीं होती है तो उसकी टोटल कॉस्ट भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपने 1 से इंक्रीमेंट किया आपके काउंटर को, तो यहाँ पे आपकी इंक्रीमेंट कॉस्ट हो गई 1, टोटल कॉस्ट भी हो गई 1 क्योंकि यहाँ पे आगे 0 थी तो 0 + 1 इज नथिंग बट 1। उसके बाद यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट कॉस्ट किया 2 क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे हमने 1 किया है, तो यहाँ पे हो गया 2। टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 3 क्योंकि पहले की कॉस्ट थी 1 और अभी की कॉस्ट है 2, तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 3। अगेन मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया बाय 1 क्योंकि ये 0 को मैंने 1 किया है, 1 यहाँ पे एज इट इज ही हमने रखा है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट किया हमने 1 से, तो 1 + 3 इज 4। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया है 3 से, थर्ड पोजीशन पे हमने 1 ले लिया इसलिए, तो यहाँ पे आ गया 3, टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 7। फिर यहाँ पे हमने 1 से इंक्रीमेंट किया है, ये एज इट इज रखा, ये एज इट इज रखा, यहाँ पे इंक्रीमेंट किया तो ये 1 से इंक्रीमेंट हुआ, तो 1 + 7 इज 8। उसके बाद हमने अगेन 1 से इंक्रीमेंट किया, 2 से इंक्रीमेंट किया क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 किया था उसे 0 किया है और 0 था उस पर 1 किया है, मतलब ये ऑपरेशन हमने फिर से किया जो 2 से इंक्रीमेंट किया। यहाँ पे आपको देखना है बाइनरी काउंटर का मतलब क्या होगा, ये 0 पोजीशन को मैंने 1 किया तो 1 से इंक्रीज किया, ये 2 का बाइनरी है, ये 3 का बाइनरी है, ये 3 का बाइनरी है, तो ऐसे करते करते आपको आगे, सॉरी ये 4 का बाइनरी है, ऐसे करते करते हमें आगे जाना है। तो 2 से इंक्रीमेंट किया, 2 + 8 इज 10। फिर यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया 1 से अगेन क्योंकि ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, 1 से इंक्रीमेंट किया तो 1 + 10 इज 11। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया 4 से, तो 4 + 1, 4 + 11 इज 15। यहाँ पे इंक्रीमेंट किया अगेन 1 से, 1 + 15 इज 16। यहाँ पे इंक्रीमेंट किया हमने 2 से, 2 + 16 इज 18 और यहाँ पे अगेन इंक्रीमेंट किया 1 से, 1 + 18 इज 19। तो ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट 19 फॉर द बाइनरी मेथड। अब अग्रीगेट मेथड का देखो कि अग्रीगेट मेथड क्या है। तो अग्रीगेट मेथड जो है वो मैंने बोला था आपको कि वो टोटल कॉस्ट देती है, तो जो आगे हमने एग्जांपल देखा उसमें हमने हमारी टोटल कॉस्ट कितनी मिली, तो टोटल कॉस्ट हमें मिली वहाँ पे 19। तो अग्रीगेट मेथड जो है वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन अमोर्टाइज एनालिसिस में जितने भी हुए हैं उसमें से वो हमें हमारी टोटल कॉस्ट देगी। तो अग्रीगेट मेथड इज नथिंग बट इट गिव्स द रनिंग टाइम ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बीट्स फ्लिप्ड, कितनी बार हमारे बीट्स फ्लिप्ड हुए हैं। देखो a of 0 flips at each increment operation, a of 1 flips at alternate increment operation and a of 2 flips at only 4 subsequent increment operation। यहाँ की बात हो रही है, a of 0 increment each alternative operation 1 0 1 0 1 0 1 0, a of 1 increments at 2 of position, मतलब flips आफ्टर ऑल्टरनेटिव ऑपरेशन। तो
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1. A of 2 is at 4 times हो रहा है फ्लिप, ये 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1. तो अग्रीगेट मेथड जो है वो एवरी स्टेप का हमें, ये हर एक स्टेप का फ्लिप्स का हमें एनालिसिस करके देगी. ये काम है एग्रीगेट मेथड का. वो हर एक बीट का हमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करके देगी. ये जो हमने 4 बीट का फ्लिप किया था वो बेसिकली ये टोटल बीट फ्लिपिंग ऑपरेशन हमें ये इक्वेशन से मिलेगा. विद द यूज ऑफ दिस इक्वेशन आप अग्रीगेट मेथड जो है वो सॉल्व कर पाओगे. यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 है, काउंटर वैल्यू हो गई हमारी. नंबर ऑफ बीट फ्लिप्स किए थे हमने 4 4 पे, तो यहाँ पे हम k इज इक्वल टू 4 ले लेंगे. तो टोटल उसकी कॉस्ट आपको मिली 15. देखो काउंटर वैल्यूज में नंबर ऑफ बीट्स फ्लिप 0 1 2 1 3 1 2 1 4. अगर आप इसका एडिशन करवाओ तो आपको टोटल 15 बीट्स का फ्लिप मिला है. ये आपको अग्रीगेट मेथड दे रहा है कि फ्लिप कितनी बार हुआ. विद द यूज ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन गेट द टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स इन द सीक्वेंस. उसके बाद दूसरी जो चीज आती है वो है अकाउंटिंग मेथड. अकाउंटिंग मेथड में क्या होगा कि हमें रनिंग टाइम ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बीट्स फ्लिप्ड मिलेंगे. मतलब आप अकाउंटिंग मेथड में क्या करवा सकते हो, तो क्रेडिट और डेबिट हम जनरेट करा सकते हैं. मैं आपको अकाउंटिंग मेथड का अगर एक एग्जांपल दे दूं तो वो है कि हमने मेरे पास अभी 1 भी रुपीज नहीं है और मुझे एक 5 रुपए चाहिए. ठीक है, मेरी अमोटाइज कॉस्ट है 5 रुपीज. मुझे 5 रुपीज चाहिए और मुझे घर से 10 रुपए दे रहे हैं. मुझे खर्च करने हैं कितने, 5 रुपीज. तो मेरे पास क्रेडिट बैलेंस कितना हो जाएगा, 5 रुपीज. मतलब मेरी एक्चुअल कॉस्ट थी 5 रुपीज, मुझे मिले थे 10 रुपीज, तो मेरा क्रेडिट हो जाएगा 5 रुपीज और एक्चुअल कॉस्ट मैंने दे दी. मतलब मुझे जो खर्च करने थे वो मैंने खर्च कर दिया और उसके बाद मुझे मेरे अकाउंट में है 5 रुपए ज्यादा. नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए 10 रुपीज और मुझे घर से मिल रहा है 5 रुपीज. मतलब मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए की, और मुझे मिले कितने, 5 रुपए. पर मेरा क्रेडिट बैलेंस था ऑलरेडी 5 रुपए, तो मैं उन दोनों को मिला के 10 रुपए एक्चुअल कॉस्ट में डाल दूंगी. तो वो ये चीज जो होती है उसे हम अकाउंटिंग मेथड बोलते हैं. देखो यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल लिया है. इफ वी चार्ज एन अमोटाइज कॉस्ट 2 रुपी टू सेट अ बीट 1. When a beat is set, we use 1 to pay for the actual setting of the beat. Then we can place the other one on our credit. मुझे चाहिए थे 1 रुपया और मुझे मिला है 2 रुपये, तो मैं 1 रुपया खर्च कर दूंगा एक्चुअल सेटिंग करने के लिए और 1 रुपये को मैं क्रेडिट करवा दूंगी. At any time of point, every one is the counter has the 1 of credit on it. हर एक काउंटर के पास अभी आपके 1 रुपये का क्रेडिट हो जाएगा. So no need to charge anything to reset to beat 0. As we can pay for the reset with ₹1 on it. At most one beat set to 1 increment operation. तो ये है अकाउंटिंग मेथड. अकाउंटिंग मेथड में आप क्रेडिट डेबिट का अकाउंट मेंटेन करवा सकते हो. अकाउंटिंग मेथड में हमारे यहाँ पे देखो मैंने दिया है कि ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. द अमोटाइज कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेशन इज एट मोस्ट 2. सो द एन इंक्रीमेंट ऑपरेशन कॉस्ट टोटल कॉस्ट हो जाएगी 0 ऑफ n. तो अकाउंटिंग मेथड जो है वो हमें टोटल कॉस्ट देगी. अग्रीगेट मेथड जो है वो हमें सीक्वेंस कॉस्ट देती थी कि आप कितने ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो. उसके अलावा थर्ड मेथड इज अ पोटेंशियल मेथड. पोटेंशियल मेथड जो है वो इनिशियल डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेगी. कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए हैं वो पर नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें कॉस्ट परफॉर्म करवा के देती है. कि पोटेंशियल मेथड का मतलब होता है कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची है. आपने क्रेडिट कॉस्ट जो आगे की मेथड में देखा कि हमारी क्रेडिट कॉस्ट कितनी हो रही थी, वैसे ही पोटेंशियल मेथड जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करवाती है. मतलब मुझे 2 रुपए की जरूरत है और मुझे घर से 4 रुपए मिले हैं, तो मैं 2 को एक्चुअल सेटिंग करने के लिए खर्च कर दूंगी और 2 को क्रेडिट करवाऊंगी. तो पोटेंशियल मेथड में वो 2 रुपीज जो है वो क्या हो जाएगा कि वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. कि पोटेंशियल
एनर्जी कितनी है हमारे पास, तो 2 है। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको पोटेंशियल एनर्जी 3 चाहिए और आपको घर से एक ही पोटेंशियल एनर्जी मिली है, तो आप ये आगे वाली पोटेंशियल एनर्जी जो आपने स्टोर करके रखी है उसका यूज आप कर सकते हो। बेसिकली पोटेंशियल एनालिसिस जो है इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंसीनेस। Potential analysis provides the all information about the abilities of your method or of your algorithm, और वो मेथड को आप कैसे, वो algorithm को आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, वो algorithm का यूज आप कॉस्ट एनालिसिस में कैसे करोगे। मतलब आपकी एक्चुअल कॉस्ट और पोटेंशियल चेंज मिलके आपको अमोर्टाइज कॉस्ट देंगे। ये सारी चीजें जो है वो हम विद द यूज ऑफ पोटेंशियल मेथड परफॉर्म करवा सकते हैं। तो पोटेंशियल मेथड इज द मेन पार्ट ऑफ योर अमोर्टाइज्ड एनालिसिस। बेसिकली एनालिसिस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे जितने भी अल्गोरिथम्स है वो सारे अल्गोरिथम्स के लिए उसकी एवरेज कॉस्ट, उसकी बेस्ड कॉस्ट और उसकी वर्स्ट केस कॉस्ट जो है वो ढूंढ सकते हैं। और ये अमोर्टाइज्ड एनालिसिस बेसिकली इसी के लिए यूज होता है कि आपकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है वो अगर आपको ढूंढनी है, तो विद द यूज ऑफ दिस 3 मेथड्स हम ये चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो अमोर्टाइज्ड एनालिसिस एग्जाम में आता है, पर इतना नहीं आता है। आपको अमोर्टाइज्ड एनालिसिस क्या है, उसके अंदर अकाउंटिंग मेथड क्या है वो अच्छे से याद रखना है। पोटेंशियल मेथड क्या है कि टोटल कॉस्ट इज बाउंडेड बाय टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट प्लस द नेट ड्रॉप कॉस्ट, मतलब जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे वो, उन दोनों का एडिशन करके आपको जो कॉस्ट मिलेगी वो हो जाएगी आपकी पोटेंशियल कॉस्ट। अमोर्टाइज्ड एनालिसिस में हमें इतना ही देखना है। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि अमोर्टाइज्ड एनालिसिस बेसिकली क्या कर रहा है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम कितनी कॉस्ट दे रहा है आपको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, आपकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे मेजर करवाओगे। तो विद द यूज ऑफ अमोर्टाइज्ड एनालिसिस आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मेजर करवा सकते हो, और विद द यूज ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी डेटा स्ट्रक्चर यू कैन मेजर द परफॉर्मेंस ओवर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑफ योर टोटल कॉस्ट आप मेजर करवा सकते हो। पोटेंशियल मेथड जो है वो अमोर्टाइज्ड एनालिसिस की एक मेन मेथड है। तो पोटेंशियल मेथड आप चूज कर सकते हो अमोर्टाइज सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा आप एग्रीगेट मेथड भी चूज कर सकते हो अमोर्टाइज एनालिसिस करवाने के लिए। पर अमोर्टाइज एनालिसिस को की जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है दैट इज अकाउंटिंग मेथड। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अमोर्टाइज एनालिसिस क्या है वो देखना है और अकाउंटिंग मेथड क्या है वो देखना है। उसके अलावा मैंने आगे की एक स्लाइड में आपको दिखाया था कि पोटेंशियल मेथड और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था ये तीनों मेथड का, वो चीज आपको अच्छे से देख लेनी है कि अमोर्टाइज एनालिसिस, एक तो ये कि अमोर्टाइज एनालिसिस क्या कर रहा है, उसके बाद ये वाली स्लाइड जो है वो अच्छे से देख के जाओ तो आपको अमोर्टाइज एनालिसिस का थ्रू आउट इंट्रोडक्शन सब आप लिख पाओगे एग्जाम में। तो आज के हमारे टॉपिक में हमें अमोर्टाइज एनालिसिस तक ही देखना था। इसके अलावा हम आगे 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। 4th यूनिट इज नथिंग बट अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो उसका अगर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज द ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर। वो ऑप्टिमलिटी के ऊपर वर्क करता है, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यूज ढूंढने की जरूरत नहीं है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। आप एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे तो चलेगा, बट यू हैव टू रीच टू द ऑप्टिमल आंसर, मतलब नियर बाय आंसर पे आपको पहुंचना पड़ेगा। दूसरी एक चीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो क्या करता है कि वो सब प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और वो प्रॉब्लम के आउटपुट को एक टेबल में स्टोर करवाता जाएगा। फिर वो सब सीक्वेंस को स्टडी करते करते उसके फाइनल आउटपुट पे पहुंचेगा। तो दिस इज द मेन गोल ऑफ द डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वो सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं। उसके अलावा हमारा जो 3rd चैप्टर था विच इज डिवाइड एंड कंकर मेथड, उसमें एक टॉपिक मैंने छोड़ा हुआ है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो हम हमारे किसी और टॉपिक में देख लेंगे, वो कवर कर लेंगे। पर अभी के लिए हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। और ये अमोर्टाइज एनालिसिस में अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप डाउट सॉल्विंग वाला लेक्चर अटेंड करो और उसमें आप अच्छे से समझ लो कि अमोर्टाइज एनालिसिस क्या है, वो हम फिर से एक बार डिस्कस
कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर आवर अदर सेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।